स्वागत है आप समूह का प्रेरणा IAS में। दोस्तों आज का जो ये एपिसोड है वो खिलजी वंश के पतन और खिलजियों के पश्चात जो तुगलक वंश का आरंभ होता है तो वो किस प्रकार होता है, आइए इसे समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मौत जैसा कि मालूम है कि 1316 ईस्वी में हो जाती है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत होती है, लेकिन मौत से पहले की कुछ घटनाक्रम को हमें समझना आवश्यक है। 1314 ईस्वी में मलिक काफूर देवगिरी में मौजूद था। जैसा कि मालूम है कि देवगिरी, अगर हम लोग दक्षिण की ओर चलें तो मध्य भारत के सेक्शन में देवगिरी मौजूद था, जो यहाँ पर मान लीजिए देवगिरी है। उस वक्त मलिक काफूर यहाँ पर 1314 ईस्वी में था और दिल्ली में सुल्तान सख्त बीमार पड़ा था। उस स्थिति में मलिक काफूर के पास संदेशा भिजवाया गया और वो वापस दिल्ली पहुंचा। जब उसने देखा कि सुल्तान की स्थिति अंतिम है, तब उनकी महत्वाकांक्षा यानी मलिक काफूर की महत्वाकांक्षा हिलोड़े मारने लगी। उनकी महत्वाकांक्षा जाग गई। उसने सुल्तान को अपने प्रभाव में लेकर, ऑलरेडी सुल्तान उनके प्रभाव में तो था ही, लेकिन इस वक्त भी सुल्तान को अपने प्रभाव में लेकर खिज्र खां जो उनका बड़ा पुत्र था और अन्य जो बड़े पुत्र थे उसके पश्चात, उन सबों को उत्तराधिकार से वंचित करवाते हुए उसके छोटे पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को, शिहाबुद्दीन उमर, इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करवाया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन काल में घोषणा कर दी कि मेरे पश्चात जो सुल्तान होगा वो शिहाबुद्दीन उमर होगा। ध्यान रहे कि यह षड्यंत्र था मलिक काफूर का। वो जानता था कि सुल्तान के पश्चात जो चीज़ें होंगी वो हमारे नियंत्रण में होगा अगर ये सुल्तान बनता है तो। एल्फिंस्टन जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि अंत समय में मलिक काफूर ने जहर देकर सुल्तान की हत्या कर दी थी। मकसद था खुद गद्दी को हथियाना। शिहाबुद्दीन उमर को जब गद्दी पर बिठाया गया तो उसका संरक्षक खुद मलिक काफूर बन गया। अब उसके संरक्षक के रूप में समस्त शक्ति का अधिष्ठाता वो स्वयं बन गया। जो बड़ा पुत्र खिज्र खां था, जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, और उसके अन्य पुत्रों को उसने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। बाद में उनकी आंखें भी निकलवा ली। एक अन्य पुत्र जो मुबारक खां है, इसकी हत्या का भी प्रयास, मुबारक खां, इसकी हत्या का भी प्रयास मलिक काफूर ने किया और इसे मरवाने के लिए उन्होंने सैनिकों को भी भेजा। जिस वक्त शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर आसीन हुआ वो जनवरी 1316 की घटना है, जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत होती है और शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है और खुद संरक्षक मलिक काफूर हो जाते हैं। अब जब सारी शक्तियां उनके हाथों में थी तो चुन चुन कर अपने विरोधियों को उसने मार्ग से हटाना आरंभ किया और इसी क्रम में अलाउद्दीन खिलजी के जो अन्य बचे हुए पुत्र थे उसे भी मार्ग से हटाना उसने शुरू किया। जब मुबारक खां को मारने के लिए उन्होंने अपनी सेना को भेजी थी तो ध्यान रहे कि मुबारक खां ने चालाकी से काम लिया और पहली बार वो उससे बच गया। मलिक काफूर ने पुनः प्रयास किया इसकी हत्या का। इस बार मुबारक खां ने जो सैनिक उसकी हत्या करने के लिए आए थे उसे ही उन्होंने मिला लिया, अपने फेवर में कर लिया और उचित अवसर देखकर मलिक काफूर की ही उन्हीं सैनिकों के द्वारा इसने हत्या करवा दी। तो ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है अलाउद्दीन खिलजी की मौत के 36 दिनों के अंदर घटित होती है। अलाउद्दीन खिलजी की मौत होती है, शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर आसीन होता है और ये जो कत्लेआम चलता है, जो अव्यवस्था साम्राज्य में फैलती है, और ये सब मलिक काफूर की मौत मात्र 36 दिनों के अंदर ये सारी चीजें हो जाती है। और अब मुबारक खां कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से गद्दी पर आसीन होता है। और यह ध्यान रहे कि अब ये जो गद्दी पर आसीन होगा इसका नाम हो जाता है एक सुल्तान के रूप में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, इसका पीरियड दोस्तों याद रखें कि ये जब आसीन होता है तो 1316 से 1320, ये वो साल है जब इस वंश का पतन होता है। तो वो कैसे होता है यहाँ हमें यही समझना है। जब ये गद्दी पर आसीन हुआ मलिक काफूर की हत्या करके,
तो जब गद्दी पर बैठा तो ये सुल्तान के योग्य बिल्कुल नहीं था। इसमें अभद्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। सुल्तान के लिए जो गुण होने चाहिए, इनमें शायद एक भी गुण नहीं था जो सुल्तान के पद के लिए उचित होता। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अय्यासी का गढ़ हो गया था जो दरबार था। नर्तकियों का मेला लगा रहता था। यह इतना उदंड और अभद्र था कि दरबार में कभी कभी नंगे भी दरबारियों के आगे दौड़ा करता था। जब सुल्तान इस प्रकार का हो तो समझ में आती है कि दरबार और राज्य की क्या स्थिति होगी। चहुं ओर अव्यवस्था व्याप्त थी। यहाँ पर सुल्तान पर एक व्यक्ति का सबसे अधिक प्रभाव था। वो एक व्यक्ति है जिसका नाम है खुसरो। यह गुजरात का एक हिंदू था इस सेक्शन का, लेकिन इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे इसने सुल्तान पर अपना प्रभाव बढ़ाना आरंभ किया और सुल्तान का हितैषी सबसे विश्वास पात्र बन गया। इसका भी एक हिडन एजेंडा था, कह सकते इसकी भी महत्वाकांक्षा थी, खुसरो की भी। खुसरो भी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर जो कार्य कर रहे थे, इससे भी अव्यवस्था फैल रही थी, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उसके इन कार्यों को नजरअंदाज किया और इसे वजीर का पद प्रदान कर दिया। अब दोस्तों ध्यान रखिए कि वजीर का पद एक महत्वपूर्ण पद होता है जिनके पास काफी शक्ति होती है। राजा के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है। जब वजीर खुसरो बना तो अधिकांश शक्ति का अधिष्ठाता वही बन गया, क्योंकि सुल्तान भी उसे अपना नजदीकी समझता था। परिणाम यह हुआ कि उचित अवसर देखकर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की अप्रैल 1320 में, वो तारीख है 4 अप्रैल 1320, उसकी हत्या कर देता है। उसके महल में घुस के उसका गला धड़ से अलग कर देता है। यानी इस खुसरो ने सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी थी अप्रैल 1320 में। तो उनकी हत्या के साथ ही खिलजी वंश का एक अंतिम वारिस था, इसकी भी समाप्ति हो जाती है और अब खुसरो स्वयं गद्दी पर आसीन हो जाता है। ध्यान रहे कि खिलजी वंश का जब पतन होता है तो खुसरो गद्दी पर स्वयं बैठता है। जब ये गद्दी पर आसीन हुआ तो ये अप्रैल 1320 ईस्वी में गद्दी पर आसीन होता है। सितंबर महीने तक, यानी लगभग 5 महीने तक सुल्तान के पद पर वो बना रहता है। खुसरो जो मुबारक शाह खिलजी के बाद गद्दी पर आसीन होता है, वो 5 महीने तक अप्रैल 1320 से सितंबर 1320 तक वो सुल्तान के पद को सुशोभित करता है, उस पर आसीन रहता है। लेकिन उसके राज्य में, चूंकि पहले से उसके विषय में लोग जानते थे, अव्यवस्था का आलम था, साम्राज्य में अव्यवस्था और व्याप्त हो गई थी। परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य के अलग अलग सेक्शन में विद्रोह आरंभ हो गए। ऐसे ही हालात में दीपालपुर के सूबेदार, दीपालपुर आज के डेट में पाकिस्तान के अंतर्गत पंजाब प्रांत में है, दीपालपुर के सूबेदार थे गाजी मलिक तुगलक। ध्यान से समझिएगा, गाजी मलिक तुगलक। इसने विद्रोह का झंडा बुलंद किया दीपालपुर से, जो आज के डेट में मैंने बताया वो पंजाब पाकिस्तान में है। वहां पर अपने पुत्र के साथ वो दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जो कि राजधानी थी। इसका खुसरो के साथ मुकाबला हुआ, युद्ध हुआ कह सकते हैं, जिसमें खुसरो परास्त हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। और अब गाजी मलिक ने गद्दी को हथिया लिया। और इस तरह से अब जब ये गद्दी पर आसीन होता है तो यहां से हम लोग ये देखते हैं कि तुगलक वंश आरंभ हो जाता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और यही व्यक्ति जो गाजी मलिक तुगलक, जो कल तक सूबेदार के पद पर आसीन था, खिलजियों के पीरियड में दीपालपुर का सूबेदार था, एक महत्वपूर्ण सरदार भी था, अपने पुत्र के साथ दिल्ली वो आ जाता है। जब गद्दी को वो प्राप्त करता है तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि यही वो व्यक्ति है जो तुगलक वंश का संस्थापक है। और सितंबर 1320 ईस्वी में वो मंथ, वो पीरियड, वो समय है जब ये गद्दी को हासिल
यही गाजी मलिक अब आगे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश के संस्थापक हो जाते हैं और यहाँ से एक नई डायनेस्टी, एक नया राजवंश तुगलक वंश की शुरुआत हो जाती है। खिलजियों ने जिस प्रकार शासन किया था, विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड है, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक वर्ग के लोग हैं, जितने भी सुल्तान हैं, उनमें सबसे अग्रणी स्थान अलाउद्दीन खिलजी का है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में उसने साम्राज्य में बहुमुखी, कह सकते हैं चतुर्दिक, उसमें सफलता अर्जित की थी हर क्षेत्र में। इसके पश्चात तुगलकों का जब आगमन होता है तो इस वंश में हम लोग देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनमें मोहम्मद बिन तुगलक जो इनके पश्चात आएंगे और मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात फिरोज शाह तुगलक। इन दो शासकों के संदर्भ में हमें विस्तृत रूप से देखना है उनके कार्यकाल के दौरान किन घटनाओं को, जो महत्वपूर्ण घटनाएं, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उन्हें हमें ध्यान में देना है। इसके पश्चात पूरी तरह तुगलक वंश हम लोग आगे देखेंगे। आज संक्षिप्त रूप में हमने सिर्फ ये बताया कि खिलजियों का पतन किस प्रकार से हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात बहुत शीघ्रता के साथ इस वंश का जो पतन होता है, इसके कारण क्या थे, और इसके पश्चात तुगलक वंश में वो प्रथम व्यक्ति कौन है जो गद्दी को हासिल करता है।